तो चलिए दोस्तों, अब अगला काम शुरू कर लिया जाए। अब यहाँ पर हम बातचीत करेंगे परचेज ऑफ गुड्स की। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि परचेज वाली सारी बातें, परचेज रिटर्न वाली सारी बातें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा आने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमने सीख लिया था ऑलरेडी अपने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में। जैसे ही मान लीजिए कोई होल सेलर के पास जाए और कहे भाई ये सामान दिखाओ, तो वो अपनी सबसे पहले रेट लिस्ट दिखाता है। वो एक लिस्ट प्राइस है। वो क्या है? वो लिस्ट प्राइस है। उस लिस्ट प्राइस में से सबसे पहले आप देंगे ट्रेड डिस्काउंट। उस लिस्ट प्राइस में से सबसे पहले आप क्या दोगे? आप दोगे ट्रेड डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट आपने वहां पर दिया, मान लीजिए 100 रुपए का लिस्ट प्राइस था, उसमें जो ट्रेड डिस्काउंट दिया गया वो था जी 10%। 10% इस लिस्ट प्राइस का निकाला जाएगा, यानी इस 100 रुपए का 10% हो गया जी 10 रुपए। अब ये 90 रुपए की जो है ना, ये फिगर आपके पास आ गई। ठीक है, यही 90 रुपए, यही 90 रुपए परचेज प्राइस है। दिस इज कॉल्ड परचेज प्राइस। और अगर आप सेल कर रहे हैं तो सेल प्राइस, परचेज कर रहे हैं तो परचेज प्राइस, सेल कर रहे हैं तो सेल प्राइस। अब ये किस लिए था जी? ट्रेड डिस्काउंट केवल इसलिए था कि क्या मिल सके? बल्क बल्क की परचेज सेल पर डिस्काउंट मिल सके, इसीलिए था। अब वो बल्क की सेल परचेज की बात तो हो गई समाप्त। ठीक है जी। अब ये 90 रुपए देने हैं, लेकिन मान लीजिए सेलर बोलता है कि अगर आप मुझे ये पैसा, वैसे तो पैसा आपने मुझे बाद में देना है, और हमारी मार्केट में यही चलता है। कई बार क्या होता है ना, जिस मार्केट में आप डील कर रहे हो, जिस मार्केट में आप ये सारा काम कर रहे हो, मार्केट का सिस्टम ऐसा होता है कि जी ये तो 10% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा और उसके बाद ये 3 महीने का उधार मिलेगा। यहां पर सेलर बायर से बोलता है जी अगर आप मुझे पैसा अभी दे दो ना, तो मैं आपको कैश डिस्काउंट और दे दूंगा, क्योंकि अभी परचेज प्राइस सेल प्राइस तो फिक्स हो गया, ये पैसा 3 महीने बाद मिल रहा है, लेकिन कैश डिस्काउंट आपको मैं अलग से दे दूंगा 10%, अगर आपने ये पैसा मुझे अभी दे दिया। अब अगर उसके पास ऑलरेडी इस वक्त पैसा है, बायर के पास, हो कहेगा ठीक है जी बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है, मैं इसका 10% डिस्काउंट यानी 9 रुपए के डिस्काउंट पर पेमेंट करने के लिए तैयार हूं। यानी जो ये पेमेंट 3 महीने बाद हो रही थी, भाई मार्केट का तरीका यही है कि 3 महीने बाद पेमेंट मिलेगी या 2 महीने बाद, वॉट एवर बी द सिस्टम, राइट। उन्होंने जो भी अपने एरिया का, जो भी अपनी पूरी की पूरी मार्केट का सिस्टम बना के रखा हुआ हो, उसके हिसाब से 3 महीने बाद पेमेंट होनी है मान लीजिए, और वो कहता है पेमेंट अगर अभी कर दोगे तो मैं आपको पूरे के पूरे 10% का डिस्काउंट और दे दूंगा। तो जो परचेज प्राइस यहाँ पर फिक्स हुआ, जो सेल प्राइस यहाँ फिक्स हुआ, इसी पर जो है 10% का अमाउंट और माइनस हो गया। यानी अब जो नेट पेमेंट हुई, ये जो फाइनल पेमेंट होगी माय डियर फ्रेंड्स, वो हो गई ₹81। तो ये चीज़ आपको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आधी से ज़्यादा समस्याएं हो जाएंगी भैया दूर, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे उसमें सारा खेल यही चलेगा। तो चलिए अब देखते हैं, ये जर्नल एंट्रीज हैं रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, और इसके बाद हमारे सामने क्या आ गया जी? मर्चेंडाइज परचेज्ड ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 फ्रॉम जेकब, यानी उधार की परचेज हो गई, एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। यानी यहां तक सीधी सीधी कहानी क्या है? लिस्ट प्राइस 10,000 है, उस पर 10% का केवल ट्रेड डिस्काउंट है, यानी अभी तक उधार की परचेज है। तो क्या बन गई जी? 10,000 का 10% हो गया 1,000। ट्रेड डिस्काउंट कभी रिकॉर्ड नहीं होता, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो परचेज प्राइस क्या बन गया? जैसा कि मैंने यहां बताया था, परचेज प्राइस क्या बन गया? ये सेल या परचेज प्राइस जो है ट्रेड डिस्काउंट के बाद आया, यही हमारी एक्चुअल परचेज या सेल मानी जाएगी। इसी को एक्चुअल परचेज सेल मानेंगे उस हिसाब से। तो ये क्या हो गया? 10,000 माइनस 10%, यानी 1,000 माइनस कर दिया, तो बचा 9,000, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू जेकब, क्योंकि उधार की परचेज है, राइट। तो पहली जर्नल एंट्री जो आई वो क्या बनी जी? परचेज अकाउंट डेबिट टू जेकब,
क्योंकि ये क्रेडिट परचेज है, हमारी लायबिलिटी यहाँ से बढ़ गई। अब लिस्ट प्राइस कितना था 10,000, 10,000 में से 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया परचेज प्राइस, सॉरी 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, 9,000 रुपये का आ गया परचेज प्राइस। तो 9,000 से ही हमने जर्नल एंट्री पास कर दी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आप गुड्स परचेज्ड ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 फ्रॉम आशा, 10,000 रुपये की लिस्ट प्राइस थी फॉर कैश। अच्छा, यहां पर अब कैश लिख दिया है एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एज वेल एज कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। जैसे कि अभी सिखाया था मैंने कि 10,000 के अमाउंट में सबसे पहले तो भैया ट्रेड डिस्काउंट दो, उसकी एंट्री नहीं होगी, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी, यानी परचेज प्राइस बन गया 9,000 और उससे कहा कि अभी पैसा दे दो तो हम आपको देंगे 10% और डिस्काउंट, यानी 10,000 के इस लिस्ट प्राइस में से 10,000 के इस लिस्ट प्राइस में से पहले ट्रेड डिस्काउंट दो, ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद अब ये परचेज निकल आई। परचेज कितने की निकल आई 9,000 रुपये की निकल आई। अगर पैसा अभी दे दिया तो 900 रुपये डिस्काउंट, यानी 10% और इसी का होगा परचेज प्राइस का, तो पेमेंट कितनी होगी 8,100। तो ये आ गया जी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज पूरी 9,000 की, जो ये अमाउंट लिखा है परचेज पूरी 9,000 की। टू कैश अकाउंट, कैश कितना जेब से गया, कैश गया 8,100 और 9,000 की चीज के बदले में जब आप 8,100 दे रहे हो तो 900 रुपए की तो इनकम हो गई परचेजर के लिए, हमारे लिए इनकम हो गई, तो इसीलिए डिस्काउंट रिसीव्ड को हमने यहां कर दिया क्रेडिट। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम में हमने ध्यान रखना है जो लिस्ट प्राइस है उसको कहीं नहीं देखना, ट्रेड डिस्काउंट को कहीं रिकॉर्ड नहीं करना, बस माइनस करके इसका मकसद यही है कि हम ये परचेज प्राइस निकाल सकें और जो भी परचेज प्राइस है वही डेबिट होगा, परचेज का तो खर्चा उतने से डेबिट होगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मैंने उसके बदले में पेमेंट कितनी की, अगर मैंने 8,100 पेमेंट की दैट मीन्स मैंने 900 रुपये की कमाई कर ली भैया, डिस्काउंट रिसीव कर लिया हमने। सो ये काम हमारे यहाँ पर हो गया समाप्त। अब चलते हैं जी अपने अगले पॉइंट पर। लिखा है गुड्स परचेज्ड ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 फ्रॉम ब्राउन लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, 40% ऑफ द पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। अब ये कह रहे जी कैश डिस्काउंट 5% मिल गया, इसका मतलब पेमेंट तो पूरी की पूरी पेमेंट कैश में होनी है। अब कैश का मकसद ये नहीं होता कि हाँ जी सारा ही कैश होगा, कैश के साथ साथ चेक से पेमेंट भी हो सकती है, बट इसका मतलब ये है कि पेमेंट अभी हो गई, उसके लिए कोई उधार नहीं बना। यानी अब यहां पर हमारे पास 20,000 का सामान ब्राउन से उधार पर खरीद लिया, तो 20,000 का सबसे पहले तो 10% माइनस करो जो कि ट्रेड डिस्काउंट है और उसकी कोई एंट्री पास नहीं होनी। 20,000 का 10% हो गया जी 2,000, माइनस करने के बाद परचेज प्राइस आ गया 18,000। इस 18,000 में 5% निकालो, वो दे दिया कैश डिस्काउंट। 18,000 की परचेज का 5% निकला है 900 रुपये, यानी नेट नेट 17,100 पे करना है, वो भी अभी। और जो पे करना है उसमें कह रहा है 40% पेमेंट चेक से कर दी, यानी बाकी कैश से करी, क्योंकि कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब पेमेंट अभी हो रही हो। तो ये लीजिए 20,000 रुपए का लिस्ट प्राइस था, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये माइनस कर दिया जाए। इन दोनों को हमने कहीं नहीं लिखना, यानी अकाउंट्स में तो कहीं नहीं लिखना, बस वर्किंग नोट में इसे दिखाना था। ये हमें हेल्प क्या करेगा परचेज प्राइस को फाइंड आउट करने में, और परचेज प्राइस हमने फाइंड आउट कर लिया 18,000। अब बातचीत यहाँ पर तय हुई कि भाई जो भी 18,000 का अमाउंट है, अगर आप ये पैसा हमें अभी दे देते हो तो हम आपको 5% कैश डिस्काउंट और देंगे। अब जब यहाँ पर 5% कैश डिस्काउंट की बात की गई तो कैश डिस्काउंट इसी 18,000 यानी परचेज का निकाला जाएगा। 18,000 की परचेज का जब 5% निकाला तो 900 आया, यानी नेट जो पेमेंट होनी है 17,100 होनी है। दिस इज द अमाउंट टू बी पेड राइट नाउ, ये पैसा अभी पे किया जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया कि 40% इज टू बी पेड बाय चेक, तो 17,100 का 40% कितना हो गया 6,840, तो बचा हुआ इसका मतलब जरूर कैश से पे कर दिया होगा। ध्यान रखिए ये उधार नहीं है, अगर उधार होता तो ये कैश डिस्काउंट दिया ही नहीं जाता। ठीक है, तो 10,260 कैश से पेमेंट किया, 6,840 ये 6,840 हमने चेक से पे किया, एंड द अमाउंट ऑफ परचेज वॉज दिस 18,000, 17,100 हमने टोटल पे किया और ये 900 रुपए की हमारी इनकम बन गई। तो जो परचेज प्राइस है उसी से परचेज को डेबिट करोगे, कहाँ गई परचेज, ये लीजिए परचेज डेबिट कर दी 18,000 से, ये निकाली थी हमने परचेज, एक्सपेंस बढ़ गया।
उसके बाद अब कैश डिस्काउंट मिला, इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो ये लीजिए डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम बढ़ने पर हमने कर दिया क्रेडिट, इनकम इंक्रीज हो रही है। इधर हमारा एक खर्चा बढ़ा था और पेमेंट गई कैश से, तो ये भी एसेट रिड्यूस हो गया, और पेमेंट गई चेक से 40%, तो ये भी एसेट रिड्यूस हो गया। यानी दोनों अमाउंट्स हमने लिख दी और हमारी जर्नल एंट्री ज़बरदस्त तरीके से हो गई कंप्लीट। एग्जामिनेशन में इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, तो बढ़िया तरीके से जो मैंने समझाई है बात 2 बार 3 बार 4 बार देखो, पक्की तरह लिखो, लिख लिख के रिवाइज करो, बिना लिखे कुछ नहीं होगा, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, लॉ में भी यही समझाता हूँ, इको में भी यही समझाता हूँ, उस चीज़ों को लिखने की ज़रूरत होती है। ठीक है कि नहीं? अभी तो आप लेवल पर देख रहे हो, तो कोई कई बार क्या होता है, सोचते हैं चलो यार लिखने के बिना ही काम चल जाए, मगर ऐसा करिएगा मत, हमेशा चीज़ों को लिखिए ताकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाए। ठीक है ना? क्योंकि ये चीज़ें बार बार आने वाले समय में आपके सामने जब आएंगी, सब्जेक्टिव रूप में आ जाएंगी, तो फिर क्या करोगे, तो यही बेस बनेगा। चलिए अब आ गया जी वीपीपी, वैल्यू पेबल पोस्ट। जैसे कि आज की डेट में क्या होता है जानते हो, कैश ऑन डिलीवरी, कि सामान खरीदा और पैसे दे दिए। वैल्यू पेबल पोस्ट पुराने टाइम में होता था कि आपने बोल दिया जी हमारे यहाँ भिजवा दो, हमें कैश, हम कैश दे देंगे। ये भी कैश परचेज ही हो गई, वीपीपी यानी वैल्यू पेबल पोस्ट। तो ये भी परचेज है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सीधा एंट्री इसकी आ जाएगी। तो ये तो बहुत ही आसान था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश ऑन डिलीवरी की तरह है, ठीक है ना? कैश ऑन डिलीवरी में आप कई बार सामान मंगाते हो आजकल, तो ये वही है। नेक्स्ट आ गया जी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू परचेज रिटर्न। परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न हो गया, सीधी सीधी बात है। परचेज में खर्चा बढ़ता है, परचेज रिटर्न में खर्चा घट जाता है। खर्चे बढ़ते समय डेबिट होता है, खर्चे घटते समय क्रेडिट होते हैं। दैट मीन्स परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। और मैंने आपको पहले भी समझाया था कि उधार की परचेजेस जो होती हैं वहीं पर रिटर्न आती हैं, यानी इसके कारण जो हमने अपनी लाइबिलिटी को पे करना था, क्रेडिटर्स को हमने पैसा पे करना था, वो अब हमें पे नहीं करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी टूवर्ड्स क्रेडिटर भी रिड्यूस हो गई। दैट मीन्स क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। जनरली हमारे सामने इसी तरह की सिचुएशन आती है। तो जब आप उसके लिए इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, जर्नल बनाओगे, उस समय जर्नल एंट्री बनी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब सवाल ही आता है कि अगर हमने परचेज करते वक्त उधार पर खरीदा था, तो उसमें कोई ना कोई तो ट्रेड डिस्काउंट था, कोई ना कोई तो ट्रेड डिस्काउंट था। ठीक है कि नहीं? हालांकि ज़्यादातर केसेस में मैंने आपको क्या बताया कि केवल और केवल उधार पर बेचा गया सामान ही रिटर्न होता है, लेकिन कोई ऐसे एक्सट्रीम केसेस भी होते हैं जहां पर आपने कहा भी ये सामान आपका ख़राब निकला है, आप मुझे बदल के दे दो। कैश हमने पे कर दिया है, कैश पे कर दिया है, लेकिन उसकी मजबूरी ये है कि उसके पास उस तरह का दूसरा सामान ही नहीं है। अब जब वो व्यक्ति आपकी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं कर पाएगा और आप कह रहे हो कि ठीक है मुझे बदल के दे दो, तब भी नहीं दे पा रहा, तब तो उसे पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। तो चाहे कैश ले चुका हो, वो कैश भी रिटर्न करना पड़ेगा। ऐसी रिमोट चांसेस होते हैं ऐसी चीज़ों के आने के, अगर आएंगे तो उस समय फिर आपको कैश वापस मिलेगा। ठीक है, चलिए तो एक बार पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, गुड्स जिसका लिस्ट प्राइस 20,000 था, रिटर्न टू विनय, विनय से हमने खरीदा था, 20,000 का सामान था लिस्ट प्राइस उसका, और हमने उससे परचेज किया था 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, यानी कि 20,000 का माल 18,000 में, 2,000 डिस्काउंट के बाद। अब जब वो ख़राब निकला है माल, तो हमने उसे वापस भेज दिया कि भैया ले लो। तो अब ये बताओ कि वो एंट्री जब हम करेंगे परचेज रिटर्न की, वो भी उसी परचेज प्राइस से करेंगे जो हमने लिखा था, यानी 20,000 में से 10% यानी 2,000 माइनस करने के बाद जो बचेगा उसी से तो जर्नल एंट्री होगी। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमने परचेज 18,000 से की है, तो परचेज रिटर्न भी 18,000 से होनी चाहिए। बोलिए यस और नो। तो यहां पर क्या आ गया जी, 20,000 का लिस्ट प्राइस था, 10% का हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो जो परचेज प्राइस था वो था 18,000। अगर 18,000 का ही परचेज प्राइस था, तो माय डियर फ्रेंड्स रिटर्न भी तो इसी की होगी, परचेज रिटर्न भी तो इसी की होगी। तो यानी विनय को हमने पहले क्रेडिट करके रखा था, विनय की तरफ हमारी लाइबिलिटी थी, विनय हमारा क्रेडिटर था, लाइबिलिटीज यहां पर रिड्यूस हो गई, और लाइबिलिटीज रिड्यूस होने पर डेबिट हो जाती है, तो विनय को हमने कर दिया डेबिट, विनय डेबिट टू परचेज रिटर्न 18,000 रुपये। वेरी 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 सिंपल। ठीक है जी, तो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, ये विनय डेबिट टू परचेज रिटर्न की कहानी ये हमने कर दी यहाँ पर समाप्त। ठीक है जी,
चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं। गुड्स लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000, 10,000 का लिस्ट प्राइस था। रिटर्न टू समर, समर से हमने उधार पर खरीदा था। विच वर परचेज्ड फ्रॉम हिम एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज ऑल्सो अवेल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद हमने कैश डिस्काउंट भी लिया, इमीडिएट पेमेंट भी की, लेकिन फिर भी सामान वापस करना पड़ गया। और जैसे कि मैंने बताया कि कैश डिस्काउंट में तो नॉर्मली जब भी कैश की पेमेंट होती है नॉर्मली वो पैसा वापस करते नहीं, लेकिन रिमोट केसेस में अगर उसके पास वो सामान ही मौजूद नहीं है और जो दिया उसने वो ख़राब है तो उसे रिटर्न करना पड़ेगा। यानी इस केस में हमें कैश लेना पड़ेगा उससे, परचेज रिटर्न भी होगी और कैश भी हमारे पास आएगा। ठीक है, अब 10,000 की चीज़ का 20% ट्रेड डिस्काउंट यानी 8,000, 8,000 का 5% 400 रुपये, यानी अल्टीमेटली 7,600 की पेमेंट हमने की थी और वही रिटर्न होगा। अब समर जो है उसकी तरफ हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं थी, पूरा कैश आएगा। लेकिन जो उस व्यक्ति ने हमें कैश डिस्काउंट दिया था अब वो भी तो हमारी इनकम नहीं बचेगी, करेक्ट और नॉट। आइए देखें, 10,000 रुपए का लिस्ट प्राइस था, 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया यानी 2,000 और परचेज प्राइस आ गया मेरे दोस्तों 8,000। बड़े ध्यान से समझना है, यानी हमने उस समय परचेज अकाउंट को डेबिट किया पूरे 8,000 से, मगर पेमेंट क्या की 5% कैश डिस्काउंट के बाद। 5% कैश डिस्काउंट हो गया 400 रुपये और कैश पे किया होगा हमने 7,600। तो मिलेगा कितना भाई, 7,600 ही तो मिलेगा। और जो इनकम उस समय हमने दिखा दी थी कि हमने कम पैसा पे किया वो इनकम भी खत्म हो गई, सामान जो था वो भी रिटर्न कर दिया और जो हमने इनकम क्रेडिट की थी वो भी रिटर्न हो गई। तो एक तरह से पूरी रिवर्स एंट्री हो गई, परचेज घट गई, एक्सपेंस हमारा घट गया, यानी परचेज रिटर्न हो गई। तो परचेज रिटर्न को पूरे 8,000 से क्रेडिट किया, जितने की परचेज थी, जितने का परचेज प्राइस था वो पूरा क्रेडिट कर दिया। नंबर 1, 7,600 की जो पेमेंट की थी वो भी वापस आएगी, यानी कैश हमारा 7,600 से बढ़ जाएगा, एसेट हमारा बढ़ जाएगा। और अब जो 400 रुपये की हमने उस समय इनकम दिखाई थी, क्रेडिट किया था डिस्काउंट रिसीव्ड को, वो डिस्काउंट रिसीव्ड भी हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, उस इनकम को भी रिड्यूस करना पड़ेगा, उसको भी डेबिट करना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री। ठीक है जी, तो ये लीजिए, यहां तक हुआ ये काम समाप्त। आगे चलते हैं। गुड्स रिटर्न टू विजय, गुड्स रिटर्न टू विजय which were purchased from him for INR 15,000 after a trade discount of ₹1,000 and cash discount of ₹3,000। तो आपको यहां पर करना क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। गुड्स हमने रिटर्न कर दी विजय को, विच वर परचेज फ्रॉम हिम फॉर ₹15,000 आफ्टर अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹1,000 एंड अ कैश डिस्काउंट ऑफ ₹3,000। परचेज्ड फ्रॉम हिम, जब शब्द आ गए परचेज्ड फ्रॉम हिम, इसका मतलब 15,000 रुपये परचेज प्राइस है। क्या यहीं से हमारे पास एक चीज की क्लैरिटी हो गई कि नहीं हो गई, कि जो 15,000 का अमाउंट है ये क्या है, ये परचेज प्राइस है। और अगर ये परचेज प्राइस है तो परचेज प्राइस में से तो ट्रेड डिस्काउंट पहले ही माइनस होता है, परचेज प्राइस में से तो ट्रेड डिस्काउंट पहले ही माइनस होता है, देख रहे हो ना। तो ये उसने परचेज प्राइस हमें बताया है, इसमें से अभी कैश डिस्काउंट माइनस होना बाकी है, इसमें से अभी कैश डिस्काउंट माइनस होना बाकी है, करेक्ट। तो ये लीजिए, हमने क्या बोला, परचेज प्राइस
उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी था 1,000 का, लेकिन हम ये बोलेंगे क्वेश्चन में हमें परचेज प्राइस पहले दिया हुआ है, यानी लिस्ट प्राइस 16,000 रहा होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। और कैश डिस्काउंट 3,000, यानी कैश पे हमने कितना किया होगा, 12,000 पे किया होगा। इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात क्लियर है बिल्कुल? अब हमारे सामने कहानी ये आती है कि परचेज करते समय जर्नल एंट्री क्या की गई होगी। परचेज अकाउंट को डेबिट किया होगा हमने 15,000 रुपए से, परचेज अकाउंट को 15,000 से डेबिट किया था। हमने 12,000 रुपए का कैश पे किया था, करेक्ट? 12,000 का हमने कैश पे किया था, ये रहा वो अमाउंट, और 3,000 का हमने डिस्काउंट मिला था हमें। अब इसी की रिवर्स एंट्री पास करनी है। क्या रिवर्स एंट्री पास करनी है? अभी जस्ट बताई थी मैंने कि परचेज तो हो गई भैया खत्म, खर्चा हो गया रिड्यूस, उसको हमने कर दिया क्रेडिट, एक्सपेंसेस हो गए जी रिड्यूस। जो कैश 12,000 रुपए हमने दिया था वो हमारे पास कैश ये 12,000 आ जाएगा, कैश हमने डेबिट कर लिया। और डिस्काउंट रिसीव्ड, जो डिस्काउंट रिसीव्ड की कहानी है वो 3,000 रुपए। माय डियर फ्रेंड्स, ये इनकम भी हमारी रिड्यूस हो गई, ये इनकम भी रिड्यूस हो गई। तो इधर से हमारी इनकम रिड्यूस हो गई, नंबर 1। इधर हमारा एसेट बढ़ गया, नंबर 2। और इधर हमारा ये एक्सपेंस घट गया। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने सारा का सारा परचेजेस से जुड़ा हुआ काम अच्छी तरह से कर लिया। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमें अब सेल की कहानी देखनी होगी, ठीक है? सेल से जुड़ी बातें अब शुरू कर लेते हैं फटाफट से। तो जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स। एक बात ध्यान रखिए कि प्रॉफिट, जैसे हमने मान लीजिए पहले वाले पॉइंट में देखा कि लिखा है गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 वर सोल्ड फॉर ₹20,000 इन कैश। अब हमारे दिमाग में आएगा यार, हमने अगर 10 की चीज को 20 से बेच दिया तो 10 का प्रॉफिट भी तो हो गया। 10 का प्रॉफिट अभी नहीं दिखाना भाई, उसके लिए एंड में काम होगा, और भी तो कॉस्ट होंगी, तो वो बाद में डिडक्ट होंगी। हमें इस वक्त प्रॉफिट को नहीं देखना, हमें ना कॉस्ट को देखना है। जितने रुपए में आपने माल बेचा बस उसे देखना है। हमने 20,000 रुपए में सामान बेचा, 20,000 रुपए की सेल की एंट्री दिखा दो, नॉर्मल एंट्री, और क्या। उसी तरह से मान लीजिए 20,000 के सामान को मैंने 19 में बेचा, तो लॉस भी नहीं दिखाना कि 20 का सामान 19 में बेच दिया, 1 का लॉस हो गया, वो भी मत दिखाओ, 19 की सेल दिखाओ। लॉस और प्रॉफिट की कहानी एंड में होगी। फिर क्या, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 एट अ लॉस ऑफ ₹1,000। तो इसमें भी लॉस भी दिखाना नहीं है, कॉस्ट भी नहीं दिखाना। 10 में से लॉस का अमाउंट हटा दो जरा, इसमें से जो हुआ, यानी 9,000 की सेल दिखानी है। इन तीनों ही केसेस में हमने सीधी कैश सेल्स के अमाउंट्स दिखाने हैं। तो पहला जो हमारे सामने आया वो क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 20,000 रुपए। गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड फॉर 19,000 फॉर कैश। ठीक है क्या नहीं? ये 19,000 की सेल हो गई, ये लो जी 19,000 की सेल। 10,000 रुपए की कॉस्ट की चीज को हमने 1,000 के लॉस पर बेचा, यानी 9,000 की सेल आ गई। तो हमने यहां पर भी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया। इतनी बात सबको क्लियर है? सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने सीधी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स की एंट्री दिखानी है। क्या ये बात सभी को अच्छी तरह समझ में आई? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, दैट्स इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और सेल के अमाउंट से। अब आ गया जी अगला केस। गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, आउट ऑफ विच ₹20,000 इज रिसीव्ड इन कैश। चलिए, अब वो कह रहे हैं 40,000 के सामान को 10% के लॉस पर बेच दिया, 36,000 में बेच दिया। 36,000 की टोटल सेल है, उसमें से 20,000 हमने रिसीव कर लिया, यानी बाकी उधार हो गया। तो 40%, 40,000 ये था अमाउंट।
इसको 10% के लॉस पर यानी 4,000 के लॉस पर बेचा, यानी जो सेल का अमाउंट आ गया वो आ गया जी 36,000। अब इसी 36,000 में से कुछ पार्ट कैश आ गया और कुछ उधार। जो कैश आया उसके लिए कैश, जो उधार पर बेचा ये कैश सेल और ये क्रेडिट सेल, यानी जिसको उधार पर हमने बेचा वो डेटर बन गया। तो 20,000 का कैश का अमाउंट लिख दीजिए, 36 में से 20 कैश बन गया तो भैया 16,000 क्या बचा उधार का। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई मेरे दोस्त, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 आ गया, ये लीजिए एसेट बढ़ा लिया हमने। और बचे हुए 16,000 भी अभी लेने बाकी है क्रेडिट सेल के, जिनको हम उधार पर सामान बेचते हैं वो हमारे डेटर्स हैं, यानी डेटर नाम का एसेट भी बढ़ गया। और हमने रेवेन्यू भी इंक्रीज कर लिए, रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो गया, सेल्स हमारी बढ़ गई, हमने उसे भी यहां पर क्रेडिट कर डाला। वेरी 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 सिंपल। ठीक है जी, आगे क्या लिखा है, रिसीव्ड फ्रॉम सेल्समैन ₹5,000 फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम आफ्टर डिडक्टिंग हिज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। Received from salesman ₹5,000 for goods sold by him after deducting his traveling expenses ₹500। तो अब कहानी क्या है जी, हमने किसी सेल्समैन को भेजा कि जाओ जी जाओ सामान बेच के आओ, कहता ओके सर, बेच के आ गया। हमने कहा भाई लाओ पैसे दो, उसने पकड़ा दी 5,000, लो जी साहब। हमने कहा क्या फ्री में होके आ गए, नहीं नहीं साहब 500 रुपये का मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा था, मैंने वो इसी में से काट लिया और आपको 5,000 दे दिए। अगर वो अपने 500 रुपये के खर्चे को काट के हमें 5,000 रुपये लौटा रहा है, इसका मतलब उसने सामान कितने रुपए में बेचा होगा, जरूर उसने सामान 5,500 में बेचा होगा, तभी तो अपने 500 रुपये के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस निकालने के बाद रिमेनिंग अमाउंट में दिया। तो क्वेश्चन में लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम सेल्समैन ₹5,000 फॉर गुड सोल्ड बाय हिम आफ्टर डिडक्टिंग, यानी एक्चुअल सेल का अमाउंट 5,500 था, तो आपको जर्नल एंट्री भी 5,500 से ही करनी होगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो सेल्स दिखाओगे आप वो दिखाओगे 5,500, उसमें से 5,000 आपको कैश मिल गया और बाकी 500 रुपए ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट हो गए। इसमें आपने किसी को कैश नहीं दिया, वो कैश कट के ही मिल गया, बट सेल्स का अमाउंट तो यहां से क्लियर कट है कि वो 5,500 था, उसमें से कैश हमें 5,000 मिला और ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारा खर्चा था, हमने 500 रुपये डेबिट कर दिया, क्योंकि जो भी उसने खर्चा किया है सेल्समैन ने हमारे बिजनेस के बिहाफ पर ही तो किया है, करेक्ट और नॉट। तो बिजनेस का ही खर्चा, बिजनेस का ही एक्सपेंस है, इसलिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमें डेबिट करना ही होगा। चलिए ये सारी सेल्स की कहानी हमने खत्म कर ली। अब चलते हैं जी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू सेल्स रिटर्न। आइए इसे देख लेते हैं। लिखा है गुड्स लिस्ट प्राइस ऑफ विच वाज 10,000 रिटर्न्ड बाय मानसी, सेल्स रिटर्न है, डेबिट होगी। विच वर सोल्ड टू हर एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी 10,000 का सामान हमने उसे 9,000 में बेचा होगा, तो 9,000 की सेल होगी तो सेल्स रिटर्न भी 9,000 की होगी, करेक्ट और नॉट। और ये जो है ट्रेड डिस्काउंट है, इसकी हमने तो रिकॉर्डिंग की भी नहीं थी, यानी नेट नेट देखा जाए तो 9,000 की हमने सेल्स की थी और वही अमाउंट अब हमें यहां पर क्या कर देना है, रिटर्न्स में दिखा देना है। तो सेल्स रिटर्न माय डियर फ्रेंड्स हमने कर दिया डेबिट, रेवेन्यू हमने रिड्यूस कर दिया, क्योंकि जब भी सेल्स रिटर्न आती है इनकम्स घट जाती हैं, रेवेन्यू घट जाते हैं, तो इनकम घटने पर, गेन घटने पर, रेवेन्यू घटने पर डेबिट होते हैं। और मानसी जिसको हमने उधार पर बेचा था, डेटर बना के रखा था, वो एसेट रिड्यूस हो गए, अब वो हमें ये पैसा नहीं देगी क्योंकि सामान उसने वापस कर दिया है, हमारे मानसी नाम के डेटर्स रिड्यूस हो गए। ये थी हमारी पहली एंट्री, ठीक है जी। अब जैसा हमने परचेज में सारा का सारा खेल सीखा, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद परचेज प्राइस आ जाता था, यहाँ परचेज की जगह सेल प्राइस हो जाएगा, बाकी सारी कहानी वही है, और उसी के बाद कैश डिस्काउंट माइनस करके नेट पेमेंट होती है। तो चलिए गुड्स लिस्ट प्राइस जिसका 10,000 था, रिटर्न बाय सोनम, सोनम ने हमें रिटर्न किया। विच वर सोल्ड टू हर एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी 8,000 रुपए की हमने सेल की होगी।
एज वेल एज कैश डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी इस 8,000 पर भी 5% हमने उसे कैश डिस्काउंट दिया कि भैया जल्दी पैसे दो तो हम तुम्हें कैश डिस्काउंट देंगे, हमारे लिए खर्चा हो गया। हमने ज़रूर उस समय कैश डिस्काउंट को डेबिट किया होगा। कैसे, आइए देखें। 10,000 का लिस्ट प्राइस, 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट, सेल कितने की होगी जी 8,000। सेल कितने की रिकॉर्ड होगी 8,000 की। हमने कहा जल्दी पैसा दे दो, 5% कैश डिस्काउंट ले लो, तो 5% निकाला तो ये आ गया जी 400 रुपये। ये आ गया 400 रुपये। 400 रुपये माइनस कर दिए, ये आ गया जी 7,600 रुपये। ये आ गया 7,600 रुपये। 7,600 की अगर हम बात करें, 7,600 की अगर हम बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स, कैश हमारे पास ज़रूर आया था, लेकिन हमें सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। हमें 7,600 पूरे वापस करने पड़ेंगे, और जो हमने सेल अपना रेवेन्यू दिखाया था वो पूरा रेवेन्यू भी रिड्यूस करना पड़ेगा। सारे का सारा सेल्स रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। 8,000 की सेल्स थी तो सेल्स रिटर्न भी 8,000 की होंगी। जो पैसा हमने 7,600 लिया था, एसेट बढ़ाया था, यहाँ पर एसेट को घटाना भी उसी अमाउंट से होगा। करेक्ट और नॉट। और डिस्काउंट अलाउड जो हमने पहले डेबिट कर दिया था, माय डियर फ्रेंड्स, उसे यहां पर क्रेडिट भी करना होगा। क्या ये बात सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई? सो टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, वेरी 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 सिंपल। ये हो गया टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, वेरी सिंपल। तो डिस्काउंट जो पहले डेबिट किया था, अब उसे खर्चे को घटाने के लिए हमने क्रेडिट कर दिया। ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे। लिखा है गुड्स रिटर्न्ड बाय संजना। हमने सामान बेचा होगा संजना को, उसने रिटर्न कर दिया। विच वर सोल्ड टू हर फॉर ₹8,000। फिर वही बात आ गई, सोल्ड टू हर, यानी सेल्स का अमाउंट 8,000 दिया हुआ है, यानी ट्रेड डिस्काउंट के बाद है ये डेफिनेटली। और कैश डिस्काउंट इसमें अभी नहीं हुआ, तो कैश डिस्काउंट 2,000 था। तो देखा जाए तो सेल है 8,000 की, जो कि 3,000 के ट्रेड डिस्काउंट के बाद है, तो लिस्ट प्राइस 11,000 रहा होगा। 3,000 उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिए, सेल बन गया 8,000। 8,000 में से कैश डिस्काउंट हमने दिया होगा 2,000, वही चीज रिटर्न हो गई, वही चीज रिटर्न हो गई। ठीक है कि नहीं? तो अब कहानी यहां पर क्या है? लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट, सेल प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, और उसके बाद, हाँ जी, माइनस कैश डिस्काउंट, और उसके बाद ये आ गई जी पेमेंट। हमने कहा 8,000 का सेल्स प्राइस था, 3,000 के डिस्काउंट के बाद तो जरूर लिस्ट प्राइस 11,000 रहा होगा। हमें ना इससे कोई लेना देना, ना इससे लेना देना, हमें तो सेल प्राइस से लेना देना है। और डिस्काउंट कितना था जी 2,000। इसका मतलब ज़रूर 6,000 की पेमेंट रिसीव हुई होगी। लेकिन अब तो सारी कहानी उलट गई, सब सेल्स रिटर्न हो गई। तो जो सेल्स हमने यहाँ सेल प्राइस दिखाया था 8,000, अब वो रिटर्न करना पड़ेगा। पहले हमने इसे क्रेडिट किया था, अब इसे डेबिट करना पड़ेगा। हमने अपनी सेल्स को रिड्यूस कर लिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कर लिया, 8,000 रुपये से डेबिट कर दिया। और अब क्या हुआ जी, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड जो हमने पहले डेबिट कर दिया था, अब वो एक्सपेंस भी घट गया, क्योंकि सेल की होगी तो हमें 8,000 की जगह 6,000 जब मिला होगा तो हमने डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया था। अब उस एक्सपेंस को भी हमने यहाँ कर दिया क्रेडिट, और 2,000 रुपये क्रेडिट दिखा दिए। और ये जो कैश डिस्काउंट की हमने रिसीट की थी, ये अमाउंट हमने रिसीव किया था, अमाउंट रिसीव्ड अर्लियर, अब ये वापस करना पड़ेगा। वापस करेंगे 6,000, तो ये एसेट हमारा रिड्यूस हो गया और ये आ गया क्रेडिट में। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारा का सारा परचेज से जुड़ा, परचेज रिटर्न से जुड़ा हुआ, सेल से जुड़ा हुआ, सेल्स रिटर्न से जुड़ा हुआ, सारा का सारा काम हमने इस सेशन में कंप्लीट कर डाला। अगले सेशन में जब मुलाकात होगी तो बैंक से जुड़े हुए सारे के सारे काम करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।